Hello viewers, welcome back to my channel Clips by Mahi. Another day, another routine. This video is all about my study routine of the day. अभी टाइम हो रहा है 1:25। मैं अपनी पढ़ाई शुरू कर रही हूँ इस टाइम पे। और एज़ यूजुअल हमेशा मैं अपने फर्स्ट स्लॉट में करती हूँ वोकैब। और वोकैब फर्स्ट स्लॉट में करने का पहला रीज़न है कि मैं अभी लंच करके आती हूँ और वॉक करते हुए पढ़ने में पहली बात तो नींद नहीं आती, डाइजेशन हो जाता है अच्छे वाला। और दूसरी बात ये कि अगर स्टार्टिंग में वोकैब कर लो तो फिर वोकैब के लिए अलग से कोई टाइम निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, बीच में 1 घंटा अलग से वोकैब के लिए। और वोकैब में हमेशा 45 to 1 आवर हमेशा पढ़ती हूँ। वोकैब में सिर्फ एंटो और सिनोनिम पढ़ रही हूँ, ओज और इडियम्स को अभी मैं नहीं पढ़ रही हूँ। अभी मेरा जो मोस्ट वाइडेस्ट पार्ट है इसमें एंटोनियम और सिनोनिम का वो चल रहा है, जिसमें कि 300 पार्ट मेरे सिनोनिम के और 300 पार्ट मेरे एंटोनियम्स के हो चुके हैं। कोशिश तो कीजिए, कोई तो फ़ायदा होगा, कुछ नहीं तो फिर भी सुनने से तो ज़्यादा होगा। बस मैं यही सोच के डेली वोकैब को पढ़ना शुरू कर देती हूँ, क्योंकि अगर कुछ नया नहीं याद हुआ तो कल से तो बेटर ही याद होगा, क्योंकि मैं हमेशा नया सिनोनिम और एंटोनिम नहीं पढ़ती हूँ। बट ये सोच के कि कल से बेहतर तो आज याद ज़रूर हो जाएगा, जो पिछला है वही अच्छा याद हो जाएगा, ये सोच के मैं डेली एंटो और सिनोनिम्स पढ़ रही हूँ और रिपीटेड बेसिस पे पढ़ रही हूँ। मुझे 1 महीना हो चुका है मैं इस 300 वोकैब्स और सिनोनिम्स और एंटोनिम को याद करने में, बस इसी सोच के साथ कि हाँ आज कल जितना था आज तो उससे बेहतर हो ही जाएगा। मैं डेली अपनी प्रिपरेशन जर्नी आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। जनरली लोग अपनी सक्सेस होने के बाद जर्नी को बताते हैं कि उन्होंने किस तरीके से पढ़ाई की, किस तरीके से टाइम को मैनेज किया। बट मैं यहाँ पर अपनी प्रिपरेशन जर्नी आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ कि मैं किस तरीके से पढ़ रही हूँ और किस तरीके से मैं उस जगह पे पहुँचूँगी जहाँ मुझे पहुँचना है, जहाँ मेरा पहुँचने का ड्रीम है। कहते हैं ना, सफ़र खूबसूरत है मंजिल से भी, और अगर सफ़र में नए दोस्त बन जाएं और नए दोस्त मिल जाएं तो वो सफ़र और भी सुंदर हो जाता है। वोकैब का सेक्शन ख़त्म करने के बाद मैं लगा रही हूँ वॉइस के क्वेश्चन, और आज वॉइस करते हुए मेरा 4th डे है, क्योंकि इस चैप्टर में 190 क्वेश्चंस थे, जिसको मैं डेली 50-50 लगा रही हूँ। और आज मेरे वॉइस के सारे क्वेश्चन लग चुके हैं। द वर्स्ट पार्ट ऑफ टुडे क्वेश्चन इज़ कि आज मेरे 8 क्वेश्चन गलत हो गए 40 में से, जो कि पिछले 3 दिनों से नहीं हो रहे थे। पिछले 2 दिनों में मेरा ऐसा हो रहा था कि 5 to 6 क्वेश्चन मिस्टेक हो रहे थे, बट आज सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ़ क्वेश्चन मेरे गलत हो गए, 8 क्वेश्चन। और जो कि मैंने गूगल भी किया, क्योंकि आंसर की में मुझे लगा कि शायद कुछ मिस्टेक हो गई हो, तो गूगल में भी मेरा आंसर ठीक आ रहा है जो मैंने लगाया है। अब पता नहीं क्या रीज़न है उसके पीछे की, अब मैं वो आपके साथ डिटेल भी शेयर करूँगी, एनालिसिस मैंने किया है उसका। आज पैसिव वॉइस के मैंने 151 to 190 क्वेश्चन लगा लिए। क्वेश्चन नंबर 152 मेरा गलत है, मेरे 8 क्वेश्चन आज गलत हो गए 40 में से। उसमें ये ज़्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चन मेरे आज गलत हुए हैं, उसमें से बहुत सारे मिसलेनियस भी हैं, जैसे कि ही वॉज रिफ्यूज रेमिटेंस, और मैंने इसका बी मान लिया। 4 एडमिटेंस, लेकिन इसमें आएगा डी, इसमें 4 का कोई जिक्र नहीं है, मैंने यहाँ पे 4 लगा दिया यहाँ पे बी में, तो इसलिए मेरा ये वाला क्वेश्चन गलत हो गया। क्वेश्चन नंबर 159, अब ये वाला क्वेश्चन मैंने इसमें हैव नॉट बीन किया है। क्वेश्चन नंबर 159 मैंने ए लगाया है, क्वेश्चन नंबर 159 का है मस्किटर्स लिखा है, 3 भी लिखा है, तो मैंने इसको प्लूरल समझा और हैव लगाया। और मैं जब इसको गूगल करके देख रही हूँ कि इसका पैसिव वॉइस क्या होगा, तो उनका वो भी हैव नॉट बीन ही आ रहा है। बट वो ये कि गूगल में जैसे कि टेक्स्ट बुक वगैरह होता है कोई ऑथेंटिक, तो फिर बोलते हैं कि हाँ टेक्स्ट बुक पे ही लिखा है, वो ऑथेंटिक नहीं है, मतलब गूगल है और वो ऐसा कुछ कोचिंग का कोई पेज नहीं है, तो उन्होंने भी हैव नॉट बीन को ही ठीक माना है। और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इसमें हैज़ नॉट बीन होगा, मस्किटर्स के साथ हैज़ नॉट आएगा। 3 मस्किटर, 3 भी लिखा है, एस बी प्लूरल भी है। अब मस्किटर्स क्या है, मेरे को यहाँ पे ये बड़ी कंफ्यूजन है, यहाँ पे हैज़ इन्होंने क्यों लिखा है, मैं एक बार तो सर्च कर चुकी हूँ। बट ये एक स्पेक्टिकल्स वाला क्वेश्चन है, स्पेक्टिकल्स आर होता है, मैंने आर लगाया है, बट यहाँ पर इन्होंने गोइंग टू भी को लिखा है और मैंने जो है आर बीइंग बॉट लगाया। और ये गोइंग टू वाला सेम क्वेश्चन एक और भी है, क्वेश्चन नंबर 171 गोइंग टू वाला क्वेश्चन है, इसमें भी सेम दिक्कत आई है कि मैंने इसमें 171 क्वेश्चन में मैंने सी लिखा है और इनका आंसर ये है, इन्होंने गोइंग टू भी लगाया है और मैंने इसको लगाया। सब कुछ सेम है, दोनों फॉर्मेशन बिल्कुल सेम है, बट प्रॉब्लम ये है कि इसमें गोइंग टू है और इसमें गोइंग टू नहीं है, और इन्होंने इसको ठीक माना है और मैम ने इसका कोई रीजन नहीं पीछे दे रखा है। और अब मैं इसको जब गूगल कर रही हूँ तो यही आ रहा है जो मैंने लिखा है, इज नॉट गोइंग टू बी टॉलरेटेड बाय पीपल। गोइंग टू जैसा मिसलेनियस, जैसे किसी मिसलेनियस वाले एरर भी होते हैं, और ऐसा गोइंग टू वाला मिसलेनियस सर ने नहीं लिखवाया मुझे, और इस बुक में भी नहीं है। इस बुक में सिर्फ पैसे के 2 पेज के नोट्स हैं, जैसे ये इंडेफिनिट का हो गया, ये कंटिन्यूस का हो गया, ये परफेक्ट का हो गया, और ये WH का हो गया, इंपेरेटिव का हो गया। एंड देन हमारे क्वेश्चन ये होगा इन्फिनेटिव के 2 + टू बी प्लस वर्ग की तरफ, और ये वर्ब लेट वेट हेल्प में, इसमें कहीं भी गोइंग टू का नहीं है, ठीक है। और ये एक हो गया एडजेक्टिव वाला, इसके अलावा और कोई इसमें है नहीं रूल खास। और गोइंग टू का इसमें मिसलेनियस दे रखा है, मैंने गूगल भी कर लिया लेकिन मुझे ऐसा कुछ नहीं मिला। फिर ये वाला मुझे इसका समझ नहीं आया, इसलिए मैंने इसके ऊपर नॉट अंडरस्टैंड लिख दिया। 163 मेरा ठीक है। और ये वाला मैंने क्वेश्चन गलत किया है, आस्क वाला, और ये वो बिंग टेकन वाला, इसमें मैंने आर कर दिया, मुझे लगा था कैप्टन एंड हिज क्रू, ये 2 अलग अलग चीज़ें तो इसके साथ आर आएगा, लेकिन मैंने ये ध्यान नहीं दिया कि जो एंड नॉट के साथ जब कोई 2 वर्ब जुड़ जाते हैं, ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के अंदर आता है, तो उसके साथ हमें सिंगुलर यूज़ होती है, मतलब उसके साथ सिंगुलर यूज़ लगाना होता है। एंड नॉट ये वाला जो है वो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का चैप्टर है, ये वाला हो गया मिस्टेक। और 165 नंबर में मैंने ये वाला कर दिया है, जो कि मेरी ही मिस्टेक है। मुझे समझ में आ गया कि मेरी क्या मिस्टेक है, कहने का मतलब है, क्योंकि
इन्होंने इसका लिखा है कि ग्रीक्स मतलब बाय द ग्रीक हो जाता है जब पूरे रीजन और पूरे कंट्री के लोगों की बात हो रही हो, नेशनैलिटी की बात हो रही हो। तो इट वाज एक्सपेक्टेड बाय द ग्रीक टू कन्क्वायर कैथरोज, ये सही है, मैंने इसमें लिख दिया कैथरोज वाज एक्सपेक्टेड टू बी कन्क्वायर्ड बाय द ग्रीक्स, ये मैंने ये कर दिया है, इनके हिसाब से ये ठीक है, क्योंकि ठीक भी है, सेंटेंस फॉर्मेशन ये ठीक लग रही है। हालांकि मैंने इसको गूगल नहीं किया, बस मैंने इसको समझ लिया, इसको मैंने गूगल करके देखा तो मुझे समझ में आया कि अच्छा मैं एंड नॉट को इग्नोर कर रही थी, और ये वाला क्वेश्चन गूगल में जो मैंने लगाया वही है, ये वाला क्वेश्चन गूगल में नहीं निकल के आ रहा है, इसका क्या कुछ और ही निकल के आ रहा है, हैज़ बीन करके, जो कि इन चारों में से वो नहीं है। तो मैंने इसको, मेरे को समझ में भी नहीं आया, पीछे इसकी एक्सप्लेनेशन भी नहीं है। और 171 में भी वही गोइंग टू वाला, 160 में भी गोइंग टू वाला, 159, 160, 171 ये मेरे को समझ में नहीं आ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 167 मुझे समझ में आ गया, क्वेश्चन नंबर 165 मुझे समझ में आ गया, और 162 मुझे समझ में नहीं आ रहा है, ये तो गूगल में भी नहीं है। तो ये है आज का वॉइस का कंक्लूजन। अभी मैं करंट अफेयर की क्लास ले ली हूँ रवि जी के स्टडी से, और आज 4th डे है जब मैं करंट अफेयर नोट डाउन कर रही हूँ उनके चैनल से, और आज मेरे सारे जो पॉइंट्स हैं वो कंप्लीट हो जाएंगे। अब बस लर्न करना है, फरवरी मंथ ख़त्म होने से पहले इस सारे करंट अफेयर्स को लर्न कर लेना है, 151 पॉइंट्स को। आज मैंने जनवरी मंथ के सारे करंट अफेयर नोट डाउन कर लिए हैं, 151 पॉइंट थे इनके टोटल। और अब इसमें कुछ चीज़ें तो लिखते लिखते याद हो गई हैं, बस अब कुछ चीज़ें जो याद नहीं होंगी, जैसे कि गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के जो नेम है वो सब याद नहीं होंगे, बाकी जो हैं चीज़ें रिलेट होकर याद हो जाएंगी। कुछ चीज़ें तो याद हो भी चुकी हैं लिखते लिखते। आफ्टर कंप्लीटिंग करंट अफेयर्स मैं पढ़ रही हूँ हिस्ट्री में लूसेंट की बुक पढ़ रही हूँ। और लूसेंट की बुक मैंने आज मॉडर्न इंडिया जहाँ से शुरू हो रहा है वहाँ से मैंने पूरा शुरू किया पढ़ना, जैसे कि बंगाल, मैसूर जो भी था, मद्रास वगैरह सब कुछ पढ़ना शुरू किया, उनका एनेक्सेशन, उनके डेट और उनके फाउंडर्स कौन कौन थे, बंगाल, मैसूर, मद्रास, नवाब ऑफ कर्नाटक कोड, इन सब के। एंड देन जो कल मैंने रिलीजियस मूवमेंट पढ़ा था उस लिखा था, जो उसके 4 पॉइंट मुझे याद नहीं हो रहे थे 1905 to 1914 तक, वो लर्न कर लिया और उस टेबल को रिवाइज भी कर लिया और सिविल रिवॉर्ड्स रिवाइज कर लिया। एंड देन फ्रीडम स्ट्रगल को मैंने बस जस्ट रीड किया है मैंने, क्योंकि ये मेरा आज का पोर्शन था लर्न करने का, बट मैंने आज सैटरडे था तो आज पहले मैंने रिवाइज़ किया। वैसे तो मैं डेली रिवाइज़ करती हूँ, पर आज सैटरडे है तो मैंने आज रिवीजन पे ज़्यादा ध्यान दिया। सोचा था कुछ नया नहीं पढ़ूंगी, बट फिर भी मैंने एक रीड दे दिया है। अब कल संडे है, या तो दोबारा से सारा रिवीजन करूंगी या तो फिर कुछ नया पढ़ लूँगी, या तो फिर मंडे से शुरू करूँगी नया पढ़ना। बीपीएससी घटना चक्र की जो बुक है उसमें से मेरा आज हिस्ट्री वाला पोर्शन कंप्लीट हो चुका है। आज मेरे लास्ट के 2 टॉपिक बचते थे, पुस्तक एवं लेख, और सेकेंड टॉपिक था सांस्कृतिक कला और संस्कृति को लेके। तो पुस्तक एवं लेख में 25 क्वेश्चन थे, कला संस्कृति में 12 क्वेश्चन थे, दोनों ही कंप्लीट हो गए हैं। अब बस मुझे रिवीजन करना है। ये मैं ऑलरेडी एक बार ही पढ़ चुकी हूँ इस वाली बुक को, हिस्ट्री इसमें से, और दूसरी बार अभी मैंने इसको लर्न भी करते हुए चली हूँ कुछ चीज़ें, और अब इसको थर्ड रीडिंग देनी है। अब इसमें इतना इंटेंसिव स्टडी मैं नहीं करूँगी, इसमें बस मैं डेली 10 से 15 क्वेश्चन करूँगी। अब इसके जगह पे मैं अपना बायोलॉजी को या फिर फिजिक्स को ऐड कर दूँगी, क्योंकि साइंस भी पढ़ना है। बीपीएससी ट्री में साइंस और हिस्ट्री इन दोनों का ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, 8-8 नंबर की हैं दोनों चीज़ें। लास्ट सब्जेक्ट ऑफ द डे इज ज्योग्राफी, और ज्योग्राफी में पढ़ रही हूँ ओशनोग्राफी। ओशनोग्राफी में यूज से पढ़ चुकी थी, कल मैंने आर गुप्ता की बुक से कुछ क्वेश्चंस भी लगा लिए थे, जिसमें मेरे 62 क्वेश्चन करेक्ट थे, और कुछ क्वेश्चंस मैंने अटैम्प्ट भी नहीं किए थे। अभी मैं पढ़ रही हूँ ओशनोग्राफी के नोट्स, जो मैंने अपने नेट के एग्ज़ाम के टाइम पे बनाए थे। मैंने जब नेट का एग्ज़ाम दिया था तब मैंने अभिषेक झा सर के पेड कोर्स लिया था अनअकैडमी पे, क्योंकि मेरी जो MA हुई है वो डिस्टेंस मोड पर हुई है, तो मुझे कुछ चाहिए था कि कहीं से मुझे गाइडेंस चाहिए थी कि मैं चीज़ों को अच्छे से डिटेल में पढ़ सकूँ और मेरा एग्ज़ाम क्लियर हो सके। हालाँकि जो कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी उसमें क्लासेस दी गई थी हमें 8-8 दिनों की, बट वो सफिशिएंट नहीं थी कि हम एग्ज़ाम क्लियर कर सकें। तो मैंने सर की क्लासेस भी ले ली थी और मेरी नेट की भी कोचिंग हो गई, और उससे मेरे एग्ज़ाम में बहुत हेल्प हुई थी। तो वही नोट्स मैंने उस टाइम पे जो बनाए थे, मैं उसको इस टाइम पे रीड कर रही हूँ, और इन्हीं नोट्स को पढ़ के मैंने झारखंड का भी एग्ज़ाम दिया था। जो झारखंड PGT का एग्ज़ाम 2023 में हुआ था, और मैं सिर्फ अपने MA के नोट्स ही पढ़ के गई थी जो मैंने बनाए थे 10 सब्जेक्ट के। और मैंने उसकी जो प्रिपरेशन है ना, वो सिर्फ एडमिट कार्ड आने के बाद शुरू
शुरू करी। उससे पहले मुझे ऐसा लग रहा था कि झारखंड में पेपर नहीं होगा, क्योंकि उससे पहले मैंने यूपी का फॉर्म भरा हुआ था तो वो हुआ नहीं। तो मुझे लगा झारखंड यूपी तो मतलब शायद फॉर्म भरवाते हैं और पेपर लेते नहीं हैं, और इसलिए मैंने उसको लाइटली ले लिया। जब एडमिट कार्ड आया, एडमिट कार्ड आने के 2 दिन बाद हमें पता चला कि एडमिट कार्ड आ चुका है और 8 दिन बचे थे। और हमें बाहर, मतलब जैसे हम पहली बार जा रहे थे कोई एग्ज़ाम देने के लिए आउट ऑफ स्टेट, तो फिर उसमें थोड़ा टिकट्स वगैरह, पैकिंग वगैरह, और उस बीच में जो 5 से 7 दिन का टाइम था उसमें मैंने सिर्फ अपने नेट के नोट्स पढ़े थे। और वो वहाँ पे जो क्वेश्चंस आए थे वो 150 क्वेश्चन थे ज्योग्राफी के, जिसमें से सिर्फ 110 क्वेश्चन सिर्फ ये नोट पढ़ के ही सही हो गए थे, और कुछ नहीं पढ़ा था, एनसीईआरटी वगैरह कुछ नहीं, सिर्फ ये नोट्स पढ़े थे। और नेट के पीवाईक्यू जो मैंने गलत किए थे उनको मैंने नोट डाउन करके रख रखा था। नेट का जब मैंने अटैम्प्ट दिया था तब मैं बस उसको पढ़ के चली गई थी। अगर मैंने उस टाइम पे एनसीईआरटी पढ़ी होती तो वो वाला पेपर मेरा उसी टाइम पे क्लियर हो जाता, क्योंकि 112 या 122 मार्क्स वाले बच्चों का पेपर मतलब सिलेक्शन हो गया था उसमें, और मेरे 110 नंबर आ रहे थे उस वाले एग्ज़ाम में। बट वही है कि जब तक डेस्टिनी है नहीं तब तक आपका कुछ हो नहीं सकता, आप चाहे कितने हाथ पैर मारो। और इस वाले झारखंड पीजीटी में तो मैंने, टू बी वेरी ऑनेस्ट, बिल्कुल भी हाथ पैर नहीं मारा था। मैंने सारे हाथ पैर मारे थे ईएमआरएस के टाइम पे। झारखंड का जब मैं पेपर देकर आ गई, सितंबर का टाइम था, फिर सोच लिया था कि नहीं ईएमआरएस के लिए अच्छे से पढ़ के एग्ज़ाम देंगे। और ईएमआरएस का एग्ज़ाम भी इससे पहले एक बार फॉर्म भरवाया हुआ था इन लोगों ने जब लॉकडाउन था, लेकिन एग्ज़ाम नहीं लिया था ईएमआरएस वालों ने। तो मन में डाउट था कि ईएमआरएस का होगा या नहीं होगा, लेकिन वो सेम गलती रिपीट नहीं करनी थी जो झारखंड के टाइम पर मैं रिपीट कर चुकी थी, इसलिए मैंने ईएमआरएस का अच्छे से पढ़ा। और ईएमआरएस का तो कहानी अलग हो गई, उसमें तो कट ऑफ 67 या कुछ गई है और मेरे क्वेश्चन 90+ ठीक हो रहे हैं। बट दिक्कत ये हुई है कि मैं उसका इंग्लिश क्वालिफाई नहीं कर पाई। आंसर की जब आई तब मैं क्वालिफाइड थी, लेकिन जब फाइनल रोल नंबर आया, मतलब रिजल्ट निकल के आया, उसमें मेरा रोल नंबर नहीं था। ये सीन था। बाकी ये नोट्स अच्छे हैं, मतलब सर के दिए हुए नोट्स हैं। उसको फिर मैंने जो भी उसका क्रिस्प पॉइंट था वो मैंने खुद नोट डाउन कर लिया। ये नोट सफिशिएंट है अगर आप कोई बहुत हरी में पेपर देने जा रहे हो तब के लिए। नहीं तो अब तो मैं डिटेल में हर चीज़ को पढ़ने लग गई हूँ हर जगह से, क्योंकि अब DT+ भी देना है, RPSC देना है, BPSC देना है, तो अब कोई